अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं और अब लोकसभा अध्यक्ष का पद काफी चर्चा में बना हुआ है। और देखिए, लोकसभा के चुनाव की बात करें तो टोटल सीटें कितनी हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए, 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब देखिए, एक गठबंधन सरकार में लोकसभा के अध्यक्ष की न केवल सदन के कुशल संचालन के लिए बल्कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पूरा अध्यक्ष ही तो करता है देखरेख सदन की। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे, जानेंगे किस तरह से चुनाव होता है, उस पर भी बात करेंगे। किस तरह से इसे हटाया जा सकता है, इसके पास क्या शक्ति, क्या कर्तव्य होते हैं इसके। और लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रमुख प्रावधान क्या है। और प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित न्यायिक के प्रावधान क्या हैं, उन्हें भी देख लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से संबंधित मुद्दे कौन से हैं, उन्हें भी बात करेंगे। और देखिए, हमेशा लोकसभा अध्यक्ष का पद चर्चा में बना रहता है और कई बार इस पद पर आप देखते हैं कि सवाल खड़े होते रहते हैं। इस पर जो भी बैठता है कि वो भेदभाव कर रहा है हमारे साथ, इस तरह की आपने देखा होगा। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहता है। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है और संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। और लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में एक सभापति और उपसभापति होते हैं। संसदीय गतिविधियां, कार्यप्रणाली, प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष को लोकसभा के महासचिव तथा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यों का निर्वहन करता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब कौन करेगा? आप देखिए कि उसकी अध्यक्षता तो सभापति का जो पैनल होता है ना, सभापति पैनल को कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है। अगर हम लोग इसके निर्वाचन की बात करें तो सदन अपने पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष का चुनाव उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से करता है, जो सदन में मतदान करते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जबकि उपाध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जब सत्तारूढ़ दल से बाहर के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया। गैर सत्तारूढ़ दल से संबंधित जीएमसी बालयोगी और मनोहर जोशी 12वीं और 13वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में काम किया। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष नया अध्यक्ष के चुने जाने के पूर्व तक नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। और एक बात याद रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है। तो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखें, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ये पूछ लेता है कई बार। अगर इसके निष्कासन की बात करें तो संविधान ने निचले सदन को आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का अधिकार भी दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अनुसार सदन प्रभावी बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदन की प्रभावी शक्ति कुल शक्ति रिक्तियों के 50% से अधिक द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से 14 दिनों के नोटिस पर लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के तहत लोकसभा सदस्य होने से अयोग्य घोषित होने पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को भी दे सकता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपाध्यक्ष को देता है।
और इस तरह के टॉपिक से आपके प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। शक्ति और कर्तव्यों के स्रोत की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियां और कर्तव्य 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं: भारत के संविधान से, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम से, संसदीय परंपरा से। अवशिष्ट शक्तियां जो नियमों में अलिखित या अनिर्दिष्ट हैं। लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रावधान। तो आप देखिए, उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें केवल लोकसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इससे वे संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते हैं। उनके कार्य और आचरण पर लोकसभा में किसी ठोस प्रस्ताव के अलावा चर्चा या आलोचना नहीं की जा सकती है। सदन में प्रक्रिया को विनियमित करने, कार्य संचालन करने या फिर व्यवस्था बनाए रखने की उनकी शक्तियां किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। वह पहले चरण में मतदान नहीं कर सकता है, वह केवल बराबरी की स्थिति में ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है और इससे लोकसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्ष हो जाता है। और वरीयता क्रम में उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 6ठे स्थान पर रखा गया है। ये भी याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अब बात आती है प्रोटेम स्पीकर की। ये शब्द आप लोगों ने काफी सुना होगा। क्या? प्रोटेम स्पीकर सुना है या नहीं सुना? तो आप देखेंगे कि जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है और सामान्यतः इस पद पर सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है। और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है। ये जरूर याद रखिएगा पॉइंट। वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। उसके बाद उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं और इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। जब सदन द्वारा नया लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं। तो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना। लोकसभा अध्यक्ष निचले सदन के सत्रों की देखरेख करते हैं तथा सदस्यों के बीच अनुशासन और मर्यादा सुनिश्चित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों के लिए एजेंडा तय करता है और प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करता है। वह स्थगन, अविश्वास और निंदा प्रस्ताव जैसे प्रस्तावों को अनुमति देता है और जिससे व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के भीतर भारत के संविधान, बी लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों तथा सी संसदीय मिसालों के प्रावधान का अंतिम व्याख्याता भी होता है। कॉरम लागू करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो कॉरम या फिर गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष आवश्यक उपस्थिति पूरी होने तक बैठक स्थगित कर देता है और लोकसभा अध्यक्ष को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अनियंत्रित व्यवहार को दंडित करने, दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने का अधिकार भी दिया जाता है। और जो 10वीं अनुसूची है ना, इसके दल बदल से संबंधित है, ये जरूर याद रखिएगा। 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी के द्वारा जोड़ी गई थी। समितियों का गठन। क्या? समितियों का गठन। सदन की समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वे अध्यक्ष के समग्र निर्देशन में कार्य करती हैं। सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, नियम समिति जैसे समितियां सीधे उनकी अध्यक्षता में काम करती हैं। और सदन के विशेष अधिकार। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों का संरक्षक होता है। किसी विशेष अधिकार के प्रश्न को परीक्षण, जांच और रिपोर्ट के लिए विशेष अधिकार समिति को भेजना पूर्णतः अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है और जब सदन गुप्त रूप से बैठता है तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी अजनबी कक्ष, लॉबी या फिर दीर्घाओं में मौजूद नहीं हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी। तो लोकसभा सचिवालय के प्रमुख के रूप में अध्यक्ष संसद भवन के भीतर प्रशासनिक मामलों और सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं और वे संसदीय बुनियादी ढांचे में परिवर्तन और परिवर्धन को नियंत्रित करते हैं। अंतर संसदीय संबंध में तो लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो अंतर संसदीय संबंधों को सुगम बनाता है। वह विदेश में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हैं और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये देख लीजिए। तो अनुच्छेद 93 और /178 लोकसभा और विधानसभा। देखिए, अनुच्छेद 93 में लोकसभा की बात हो रही है, अनुच्छेद 178 में विधानसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात की गई है।
और लोकसभा के मामले में आप देखिए 94 और विधानसभा के मामले में 179। क्या कहता है? ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना, पद से हटाने की बात करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष और अन्य, ये आप देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और 180 में विधानसभा, तो उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या पद के कर्तव्य का पालन करने की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 96 और 180, ये लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर उनका अध्यक्षता न करना। अनुच्छेद 97 186, ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 97 कह रहा है लोकसभा के मामले में और 186 कह रहा है विधानसभा के मामले में। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित न्यायिक प्रावधान क्या कहते हैं कि हो तो होलोहन बनाम जाचेलू मामले 1993 में इस सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं है और किसी भी अदालत में उस पर सवाल उठाया जा सकता है। यह दुर्भावना, दुराग्रह आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा अन्य मामले में 2020 में फैसला दिया कि विधानसभाओं और संसद के अध्यक्षों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर 3 महीने की अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष हो या विधानसभा का अध्यक्ष होता है, कई बार आप देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष रहता है उसकी तरफ झुकाव रहता है और फैसला ही नहीं करता है। बड़े लंबे समय तक आप देखते हैं कि लंबित पड़े रहते हैं मामले, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और देखिए लोकसभा और विधानसभा का जो अध्यक्ष जो वो फैसला करता है उसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। ये आप देखते हैं कि हो तो होलोहन बनाम जाचेलू मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और कि पीठासीन अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होता है। ये बात याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और हमारी सर्वोच्च न्यायालय है ना, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक और ये सब मामले जरूर याद रखा करिएगा। निर्णय नबाम रिविया बनाम उपसभापति मामले 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि किसी अध्यक्ष को हटाने का नोटिस लंबित है तो वह दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से अक्षम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में इस निर्णय से पदच्युति नोटिस का सामना कर रहे लोकसभा अध्यक्ष को दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से रोक दिया। इसके अलावा 2023 में सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था। क्योंकि बताया ना मैंने, कई बार आप देखते हैं कि लंबे समय तक ये पेंडिंग में पड़े रहते हैं और जब तक आप देखिए विधानसभा का या लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल खत्म हो जाता है तब तक निर्णय ही नहीं आता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल से संबंधित मुद्दे क्या है? एक मामला आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में आप देखिए 6 उनके कांग्रेस के जो बीजेपी के साथ मिल गए थे विधायक, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। वहीं आप देखते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा भी था कि अगर लोक विधानसभा के अध्यक्ष साहब चाहें तो उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। जो उनके विधायक उन्हें छोड़ के गए हुए हैं उनके हाथ में है। तो अखिलेश यादव के विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं हो पाई क्योंकि सत्ता पक्ष का है विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय लेगा ये तो ऊपर वाला जानता है। तो आप देखिए पक्षपात का मुद्दा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो अक्सर सत्ताधारी पार्टी से संबंधित होते हैं पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है कि होलोहन बनाम जाचेलू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला है जहां लोकसभा अध्यक्ष ने कथित तौर पर अपने दल के पक्ष में कार्य किया है। उदाहरण के लिए धन विधेयक और राजनीतिक दल बदल के मामलों पर निर्णय लेने में राजनीतिक संबद्धता वाली लोकसभा अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्तियां इसका एक उदाहरण है। 2017 में मणिपुर विधानसभा में दल बदल विरोधी मामले में अदालत ने 4 सप्ताह की उचित अवधि दी थी, लेकिन दल बदल की शिकायत वर्षों तक लंबित रही और राष्ट्रीय हित के ऊपर राष्ट्रीय हित के ऊपर दल हितों का प्राथमिकता देना। तो वक्ताओं के पास ऐसे वाद विवाद या फिर चर्चाओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो राजनीतिक दलों के एजेंडे को प्रभावित कर सकती है यदि वे चर्चाएं राष्ट्र की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यवाही में व्यवधान और रुकावट में वृद्धि, तो यदि लोकसभा अध्यक्ष को पक्षपाती माना जाता है तो इससे विपक्ष में निराशा और व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और जिससे अंततः संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
समितियों और जांच को नजरअंदाज करना, उचित समिति समीक्षा के बिना विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करने से अप्रभावी कानून जिस पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया हो बन सकता है। उदाहरण के लिए 2020 में संसदीय समिति के को भेजे बिना 3 कृषि कानूनों को पारित करने को विपक्ष द्वारा व्यापक विरोध और बाद में उन्हें वापस लेने का कारण भी बताया गया था। और यहाँ भी आप देखते हैं कि अध्यक्ष के पद पर सवाल खड़े हुए थे बहुत सारे। तो एक तो आप देखते हैं स्थिरता बनाए रखना। लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता और न्याय संगत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें विविध राजनीतिक हितों की जटिल गतिशीलता को संतुलित करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति, वाद विवाद के समय का आवंटन, सदस्यों की मान्यता जैसे मुद्दों पर उनके निर्णय सरकार की स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। और विवादों के समाधान की भूमिका, तो गठबंधन सरकार में जहां अलग अलग विचारधाराओं और एजेंडा वाले कई दल एक साथ आते हैं, वहां संघर्ष तथा विवाद अपरिहार्य है। लोकसभा अध्यक्ष को इन विवादों में मध्यस्थता करने और सभी हितधारकों को स्वीकार समाधान ढूंढने में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। विधायी परिणामों पर प्रभाव, तो विधायी एजेंडा को नियंत्रित करके लोकसभा अध्यक्ष विधेयकों के पारित होने सरकार की समग्र नीति दिशा को प्रभावित कर सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था, अध्यक्ष की भूमिका सिर्फ सदन चलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच सेतु बनने और यह सुनिश्चित करने की भी है लोकसभा प्रक्रिया कायम रहे। और गैर पक्षपात सुनिश्चित करना, पूर्ण गैर पक्षपात सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देने की प्रथा को संविधान की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कायम करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, तो वह अपनी पार्टी से सदस्यता दे दे। वर्ष 1967 में लोकसभा अध्यक्ष बनने पर एन संजीव रेड्डी द्वारा अपने दल से त्यागपत्र देना गैर पक्षपातपूर्ण आचरण का सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन में स्पीकर पूरी तरह से गैर दलीय सदस्य होता है। वहां परंपरा है कि स्पीकर को अपनी पार्टी से त्यागपत्र देना होता है, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होता है। और यहाँ नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि जो अध्यक्ष बन रहा है वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे, उसके हिसाब से काम ना करे, तो आगे उसे टिकट नहीं दिया जाएगा, उससे सदस्य का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो वो भी थोड़ा लालच भी रहता है उसमें। तो यही कहानी है लोकसभा अध्यक्ष के पद से संबंधित। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा अध्यक्ष पद के बारे में, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछे जाते हैं इससे।